नमस्कार। सुबह के 8 बजने के साथ ही वक्त हो गया है सुर्खियां अखबार की का। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। देखिए, हर रोज हम सुर्खियां अखबार की के जरिए आपको तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराते हैं। कल की जो बड़ी खबर रही, जो आज की बड़ी सुर्खियां बनेंगी, उन पर किस तरीके से हम आप तक बात पहुंचाएंगे, तमाम सरल भाषा के जरिए चाय की चुस्की के साथ आप तमाम खबरों का आनंद ले पाएंगे। आपके साथ मैं दीपिका। चलो करेंगे शुरुआत। कोई कल्याणकारी योजना बंद नहीं होगी, भ्रष्टाचार का खात्मा होगा, पीएम मोदी ने तमाम बड़ी बातें कही। देखिए, इस खबर को लगातार तमाम अखबारों ने जगह दी है और इस बीच आपको बता दें, चाहे एनबीटी की बात कर लें, जनसत्ता की बात करें, अमर उजाला की बात करें। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू अशोकनगर में 13 किलोमीटर लंबे नमो भारत ट्रेन के साहिबाबाद न्यू अशोकनगर सेशन का उद्घाटन किया और कॉरिडोर के साहिबाबाद स्टेशन पर अधिकारियों से बात कर इस बाबत जानकारी ली। साहिबाबाद आरआरटीएस स्टेशन से न्यू अशोकनगर आरआरटीएस स्टेशन तक नमो भारत ट्रेन में यात्रा की और यात्रा के दौरान उन्होंने स्कूली बच्चों और अन्य लोगों से भी खास बातचीत की। इसके अलावा आपको बता दें, पीएम मोदी ने 12,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। चलिए और भी आपको इस बारे में तफसील से बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का आप पर प्रहार भी इस बीच देखने को मिला, जिसमें बोले जन लोकपाल बिल के लोकपाल के लिए बनी जो पार्टी थी वो खुद भ्रष्टाचार में संलिप्त रही है। तो देखिए, भ्रष्टाचार के दलदल में ये पूरी पार्टी डूब गई है। करोड़ों का खेल पोल और खोली तो भड़क रहे हैं, यानी कि आपने करोड़ों का भ्रष्टाचार किया, यदि इसकी पोल खुल जाती है तो आप भड़क जाते हैं। तो आपदा वाली की नीयत पर ही सवाल खड़ा कर दिया। लोकपाल के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी खड़ी हुई थी और बड़ी बात यह है कि जिस भ्रष्टाचार को लेकर इस पार्टी का उदय हुआ था, ये पार्टी उसी में ही संलिप्त हो गई। देखिए, कथित शराब नीति घोटाले का जिक्र यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ये भी कहा कि शराब घोटाला हो गया, स्कूल घोटाला हो गया, गरीबों के इलाज के नाम पर जनता से पैसे लूटे गए, प्रदूषण से लड़ाई के नाम पर करोड़ों का खेल किया गया, काले कारनामे वाले दिल्ली को तबाही की ओर ले जा रहे हैं। देखिए, 25 साल बेहद अहम है। अब देखिए, पीएम मोदी ने कहा 21वीं सदी से 25 साल बीत चुके हैं। दिल्ली में युवाओं की 2 या 3 पीढ़ी जवान हो चुकी है। आने वाले 25 साल देश और भविष्य के लिए बहुत खास हैं। पीएम ने कहा 25 साल देश के विकसित राष्ट्र का हम संकल्प देख रहे हैं। भागीदारी होगी तमाम युवाओं की। इसके अलावा विकसित भारत के सफर का बड़ा पड़ाव जल्द आने वाला है। आपके लिए काम सर्वोपरि, केजरीवाल ने भी कहा है। तो फिलहाल देखिए, भाजपा मेट्रो को चप्पे चप्पे तक पहुंचाया, प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का जिक्र किया है। अब देखिए, जरा समझिए, चूंकि यदि हम देखें कि लगातार 10 साल से आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज है और अब विधानसभा चुनाव चूंकि नजदीक है और चुनाव नजदीक होने के बाद साथ साथ जो राजनीति है वो तेज होती जा रही है। इस बीच यदि हम कांग्रेस का जिक्र करते हैं तो कांग्रेस भी अपनी जो खोई हुई सियासी जमीन है उसको तलाश रही है। यदि हम बीजेपी का जिक्र करते हैं तो बीजेपी बहुत लंबे अरसे से राजनीति से दूर है। दिल्ली में, जी आपको बता दें कि जो सत्ता है उससे दूर है। लगभग 20-21 साल हो चुके हैं जब बीजेपी सत्ता पे काबिज नहीं है। अब ये विधानसभा चुनाव जो है कई मायनों में बहुत खास होने वाला है। एक तरफ खास इसलिए भी क्योंकि INDIA गठबंधन के तहत ही दोनों पार्टियां बनी थी, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, साथ में मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा। इस बीच जब विधानसभा चुनाव का जिक्र आया तो आम आदमी पार्टी ने सीधे किनारा कर लिया कांग्रेस से और कहा कि देखिए, हम सिंगल चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद किस तरीके से 2 योजनाओं का जब जिक्र किया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा, वहां से FIR दर्ज हुई कांग्रेस की और इस बीच तमाम खबरें सामने आई कि आखिरकार किस तरीके से दोनों के बीच में खटास आ चुकी है। बहरहाल ये चुनाव जो होगा वो ट्रायंगल नजर आ रहा है, फिलहाल ऐसा जानकार कह रहे हैं बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। अब देखना ये होगा कि लगातार योजनाओं की झड़ी जो लगाई जा रही है, इन योजनाओं का कितना असर जो होगा वो आम आदमी पार्टी पर या फिर आम लोगों पर पड़ पाता है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। दिल्ली का विकास और हित सर्वोपरि है, नहीं रुका काम, केजरीवाल ने इस बात को तरजीह दी है। तमाम आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने ये तमाम बड़ी बातें भी कही। देखिए, कहीं ना कहीं ये एक जवाब था। जवाब किस लिए? जवाब प्रधानमंत्री मोदी की बात के लिए कि देखिए, दिल्ली में केजरीवाल ने पूछा, दिल्ली में विकास जो है वो सर्वोपरि है, विकास नहीं रुकेगा। और केजरीवाल ने तमाम बड़ी बातें कही। अलग अलग अखबारों ने अलग अलग तरीके से इस खबर को जगह दी है। देखिए, हम आपको एनबीटी की भी तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए, इसके अलावा आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दलों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली को करोड़ों की सौगात दी, साथ ही आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। वहीं अब उनके बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री और
आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो लोग आरोप लगाते हैं कि आम आदमी पार्टी लड़ती बहुत है, आज जो केंद्र और दिल्ली सरकार ने उद्घाटन किया उसका जवाब यही है। आम आदमी पार्टी केवल दिल्ली वालों के हित में काम नहीं करती, हमारे ऊपर ये जितने मर्जी अत्याचार करें, लेकिन दिल्ली का विकास रुकना नहीं चाहिए। देखिए, इस खबर को अलग अलग तरीके से छापा गया है। केजरीवाल ने पूछा कि वादे, लोगों से वादे कब पूरे होंगे, यानी कि जो वादे एक सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है वो जो वादे हैं वो कब पूरे करेंगे, जरा आप ये बताइए। देखिए, आपको बता दें, आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी पर दिल्ली देहात के लोगों के साथ वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया है। रोहिणी में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के जवाब में केजरीवाल ने कहा कि मुझे जितनी गाली देना चाहते हैं दे दीजिए, लेकिन इतना जरूर बताएं कि 2020 में आपने दिल्ली देहात से जो वादा किया था वो वादा कब पूरा होगा। कि आपने किसानों से जमीनों का मालिकाना हक दिलाने, प्लॉट देने का वादा किया था। ये काम तो केंद्र सरकार, सिर्फ केंद्र सरकार ही कर सकती है। पूर्व सीएम ने कहा कि आज भी प्रधानमंत्री 38 मिनट बोले और इसमें से 29 मिनट वह दिल्ली के लोगों और उनकी चुनी हुई सरकार को गाली दे रहे थे और प्रोजेक्ट सहयोग का नतीजा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देखिए, जो प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री मोदी ने जिसका उद्घाटन किया है वो यदि हम इसका सहयोग नहीं करते तो क्या प्रोजेक्ट पूरा हो जाता। तो इस बात का जिक्र किया, इंडिकेट किया इसको कि अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन की दी गई परियोजना को लेकर दावा किया कि केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच ये संयुक्त उपक्रम है, तो इसका क्रेडिट अकेले बीजेपी नहीं ले सकती, सेंट्रल नहीं रह सकती है। इस बीच केजरीवाल ने अपने आलोचकों पर निशाना साधते कहा कि उद्घाटन उन लोगों को जवाब है जो कहते हैं कि आप केवल लड़ाई झगड़े करते हैं, यानी कि यदि हम लड़ाई झगड़े ही कर रहे होते तो क्या इस परियोजना को मंजूरी दे दी जाती। देखिए, लगातार इस खबर को अलग अलग तरीके से छपा गया। आपके लिए काम सर्वोपरि। आम आदमी पार्टी ने कहा कि देखिए, जो विकास की बात हम कहते हैं उस विकास को हमने किस तरीके से एक धुरी दी है वो सभी ने देखा है और उस मॉडल को तमाम राज्य अपनाना भी चाहते हैं। देखिए, जिस तरीके से मेट्रो लाइन का शुभारंभ हुआ, इस बीच आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने यही कहा कि ये एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। ज्वाइंट प्रोजेक्ट मतलब आपने, दिल्ली ने भी इसकी मदद करी है और सेंट्रल ने मदद करी। यदि आप ये कहते हैं कि हम सिर्फ लड़ाई करते हैं तो क्या हमारी मदद के बिना ये सेंट्रल, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है जिसका आप उद्घाटन करें, क्या वो पूरा हो जाता। ये सोचने वाली बात है। और कांग्रेस, आप देखते हैं बीजेपी इस पे क्या रिएक्शन देती है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे खबरों में। रमेश बिदरूड़ी ने प्रियंका और आतिशी पर अभद्र टिप्पणी कर दी है, माफी भी मांग ली। हालांकि अमर उजाला ने, दैनिक भास्कर ने और एनबीटी ने, सभी अखबारों ने इस खबर को तरजीह दी है। देखिए, कल की खबर काफी बड़ी थी और तो बीजेपी नेता और कालकाजी विधानसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार रमेश बिदरूड़ी के विवादित बयान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें वह कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की गाल की तरह सड़क बनवाने की बात कर रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता इसके लिए माफी भी मांग रहे हैं। तो देखिए, जबान कब फिसल जाए, कब आप बदजुबान बन जाएं, ये आपको शायद इल्म नहीं रहता, लेकिन सियासतदानों को ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। इस तरह की बातों का इस्तेमाल करने से, इस तरह के विवादित बयान देने से बचना चाहिए, क्योंकि एक बयान आबो हवा को बदल देता है और जब चुनावी साल हो तो लोग फूंक फूंक कर इस पे कदम रखते हैं। तो फिलहाल चुनावी साल है, बिदरूड़ी का बयान आपत्तिजनक, महिलाओं को जवाब दे। देखिए, बिदरूड़ी के बोल बिगड़ गए, प्रियंका और फिर आतिशी पर विवादित टिप्पणी दी। चलिए इसके बारे में हल्का डिटेल में आपको थोड़ा सा बता देते हैं, जिसमें कहा गया कई तरह के तर्क दिए, बवाल नहीं थमा तो बिदरूड़ी को माफी मांगनी पड़ी। हंगामा बढ़ने पर बिदरूड़ी ने अपने बयान को लेकर तर्क दिया, हालांकि बवाल नहीं थमा तो आखिरकार माफी मांगनी पड़ी, जो कि लाजमी भी थी। आप महिलाओं के बारे में कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल देखिए, लालू यादव की बातों को संदर्भ में टिप्पणी की थी। कांग्रेस उस समय चुप रही थी। लालू यादव उनकी सरकार में मंत्री थे। बिदरूड़ी ने आगे कहा कि अगर मेरी टिप्पणी से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूं। भाजपा महिला विरोधी पार्टी आतिशी। तो फिलहाल देखिए, आपको बता दें, सांसद और कालकाजी विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार रमेश बिदरूड़ी ने जुबान 2 बार फिसली। बयानों से दिल्ली चुनावी माहौल में गर्मी पैदा हो गई। बिदरूड़ी ने प्रियंका गांधी के खिलाफ विवादास्पद बयान दिया और यही नहीं, आतिशी के लिए भी विवादित टिप्पणी की। हालांकि अब देखिए, जब नहीं बना कुछ भी तो बैकफुट पर बिदरूड़ी को आना पड़ा। टेंट वाले स्कूल से वर्ल्ड क्लास ओलंपिक स्टाइल शूटिंग रेंज तक का सफर ही शिक्षा क्रांति कहलाता है। या आतिशी ने तमाम बड़ी बातें कही हैं। इस बीच आपको बता दें, इस खबर को अलग अलग पेपरों में अलग अलग तरीके से तरजीह दी गई है। इस बीच आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले लगातार नए नए विकास कार्यों का उद्घाटन देखने को मिल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने रविवार को कालकाजी के
राजकीय सह शिक्षा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में देश के पहले सरकारी स्कूल में शूटिंग रेंज का शुभारंभ किया है। और इस बीच इस शूटिंग रेंज से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शूटिंग सुविधा मिलेगी। आतिशी ने कहा, शूटिंग एक ऐसा खेल है जिसमें भारत ने ओलंपिक में हमेशा से अच्छा प्रदर्शन किया। मनु भाकर, अभिनव बिंद्रा, गगन नारंग जैसे खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया। वे ओलंपिक में मेडल जीत कर आए हैं। हालांकि बहुत से युवा और बच्चे ऐसे हैं जो शूटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन यह एक महंगा खेल है। प्रोफेशनल शूटिंग में जाने के लिए लाखों रुपए का खर्च आता है, जैसे कि शूटिंग रेंज का खर्च और इक्विपमेंट्स और अन्य जरूरी चीजें हैं। उससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे इस खेल में आगे नहीं बढ़ पाते। और ये तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया है और ये बोला कि देखिए, देश में पहला सरकारी ऐसा स्कूल है जहां पर शूटिंग रेंज के लिए आपको अपनी प्रतिभा को निखारने का अवसर मिलेगा और आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने रविवार को कालकाजी के राजकीय सह शिक्षा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में देश के पहले सरकारी स्कूल में शूटिंग रेंज का शुभारंभ किया और इससे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को, छात्रों की उनकी उच्च गुणवत्ता वाली शूटिंग की सुविधा उनको मयस्सर हो पाएगी। इस दौरान आतिशी ने कहा कि शूटिंग में मनु भाकर, अभिनव बिंद्रा, गगन नारंग जैसे खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया। वे ओलंपिक में मेडल जीतकर आए हैं और ये एक ऐसा खेल है जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, थोड़ा सा प्राइसी होता है। सभी इसको अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि बच्चे खेलें, अच्छा खेलें, चाहे वो गरीब हों चाहे मध्यम वर्ग के बच्चे हों। और सरकार स्कूल में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग रेंज 10 मीटर की होती है। इसमें 15 लेन, प्रोफेशनल पिस्टल है, एयर राइफल्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक टारगेट्स भी रखे गए हैं। तो वाकई में देखिए, राजनीति से परे कुछ चीज़ें हमको सोचनी चाहिए, कुछ चीज़ें सरकारों को सोचनी चाहिए और यदि वो इस दिशा में काम करते हैं तो उनकी तारीफ भी करना लाजमी है। और देखिए, ये अपने आप में बड़ी बात है कि देश में पहला सरकारी शूटिंग रेंज बन रहा है जो एक नज़ीर आगे के राज्यों के लिए भी रखेगा। उसकी सराहना वाकई में की जानी चाहिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ जाएंगे। किसान आंदोलन, जी हां, डल्लेवाल को खतरा, शायद उनके सभी अंग काम न कर पाएं। ये देखिए, दैनिक भास्कर ने इस खबर को जगह दी है और इस बात को लेकर लगातार इसी बात का डर सता रहा था कि डल्लेवाल की जो तबीयत है वो लगातार नासाज होती जा रही है। धीरे धीरे कहीं ऐसा ना हो उनके जो अंग हैं, जो बॉडी पार्ट्स हैं, वो धीरे धीरे काम करना बंद कर दें। तो फिलहाल जो डॉक्टर्स खुलासा कर रहे हैं जांच में, तो ये बात सामने आ रही है और यही बात है। डॉक्टर का कहना है कि देखिए, संभवतः चूंकि डल्लेवाल काफ़ी लंबे अरसे तक, यानी कि लगभग 1 महीने से ऊपर हो चुका है कि वह प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन करने का जो खामियाजा है वो ऐसा हो सकता है कि उनकी जान भी जा सकती है। तो मल्टी ऑर्गन फेलियर का खतरा मंडराने लगा है डल्लेवाल की सेहत पर। तो फिलहाल आपको बता रहे हैं इस तरीके से खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का अनशन 41वें दिन, यानी कि 30 दिन से ऊपर हो चुका है, 1 महीने से ऊपर हो चुका। चिकित्सकों ने कहा कि जगजीत सिंह डल्लेवाल का लिवर, किडनी और फेफड़े में खराबी आ गई है। और तमाम बड़ी बातें क्या कुछ कहीं, जरा ये भी आपको बता देते हैं। जींद से सटे पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर 41वें दिन भी उनका अनशन जारी है। और देखिए, आमरण अनशन है, अनशन लगातार जारी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी, आपको गाइडलाइन याद होगी, सुप्रीम कोर्ट ने भी पंजाब सरकार को कई मरतबा फटकार लगाते हुए कहा है कि देखिए, आपको कम से कम उनकी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। आप अनशन मत तोड़वाइए, लेकिन आगे आप एक टीम रखिए जो उनके स्वास्थ्य पर निगरानी रखे। समय समय पर चेकअप भी जरूरी है। इस बीच आपको बता दें, डॉक्टरों ने मेडिकल बुलेटिन में कहा कि जगजीत सिंह डल्लेवाल के लीवर, किडनी और फेफड़ों में खराबी आ गई है। अगर डल्लेवाल का अनशन खत्म भी हो जाए तो भी इस बात का खतरा अब रहेगा कि शायद उनके सभी अंग काम कर पाएंगे। तो देखिए, अंग जो हैं वो धीरे मल्टी ऑर्गन फेलियर की ओर बढ़ते जा रहे हैं और शायद उनके सभी अंग काम न कर पाए। डल्लेवाल कई दिनों से ठीक तरीके से खड़े नहीं हो पा रहे हैं और जिसके कारण उनका वजन भी नहीं कर पा रहे हैं। उनका मसल मास बिल्कुल खत्म हो चुका है, शायद ये रिकवर भी नहीं हो पाएगा। और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट घट रहा है, इसकी वजह से खून साफ करने की क्षमता भी घट रही है। 4 जनवरी को शाम से वे उल्टियां कर रहे हैं, अब वह बोल भी नहीं पा रहे। किसान नेताओं ने कहा कि बॉर्डर हुई महापंचायत में लाखों किसानों ने डल्लेवाल को नई ऊर्जा देने का काम किया है। तो देखिए, नई ऊर्जा तो तब की देखी जाएगी जब डल्लेवाल की जो स्थिति आप देख पा रहे हैं, दिन पे दिन उनकी जो सेहत है वो लगातार गिरती जा रही है और इसी को लेकर अब सवाल और दिक्कतें ज़्यादा खड़ी होने वाली हैं। देखिए, एक तो एज फैक्टर भी है, काफ़ी
बुजुर्ग भी हैं डल्लेवाल, और इस बीच 41 दिन से वो अनशन पर बैठे हुए हैं। जाहिर सी बात है, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो लिवर काम करना और तमाम ऑर्गन्स जो हैं, जो अंग हैं, वो काम करना बंद कर देंगे। लेकिन अब डॉक्टर ये कह रहे हैं कि उनका अनशन अवधि खत्म भी हो जाता है, तो इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि डल्लेवाल के तमाम जो बॉडी पार्ट्स हैं, अंदर के इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं, वो प्रॉपर वर्क कर पाएँ। तो फिलहाल देखना ये होगा कि डल्लेवाल की सेहत में या तो सुधार आएगा, मांसपेशियाँ, चूँकि जो बॉडी का फ्लैश है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है और ब्लड प्यूरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, दिक्कतें और आगे बढ़ सकती हैं। अब क्या सरकार और किसानों के बीच में कोई सुलह हो पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व को समर्पित नगर कीर्तन निकाला गया। अमर उजाला दैनिक भास्कर ने इस खबर को जगह दी है। तो फिलहाल आपको बता दें, गुरु की नगरी पांवटा साहिब में श्री गुरु गोविंद सिंह का 358वां प्रकाश पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया है। हम तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से प्रकाश पर्व को धूमधाम के साथ मनाया गया, और इसके जरिए आपको बता दें कि संदेश भी दिया जाता है। तो फिलहाल तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी है। ये खबर भी आप तक हम पहुंचाएंगे, इसके बारे में जानकारी भी आपको दे दें। तो फिलहाल देखिए, 358वां प्रकाश पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में ऐतिहासिक गुरुद्वारे से भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन के दौरान गुरुद्वारे में फूलों से सजे श्री गुरु ग्रंथ साहिब विराजमान रहे। स्कूल के बच्चों और गतका पार्टियों ने गुरुबाणी सहित शस्त्र विद्या, प्राचीन युद्ध कला प्रदर्शन किया। और देखिए, इस खबर को दैनिक भास्कर ने भी काफ़ी जगह दी है, इस खबर को इंपॉर्टेंस दी है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा बसाए पांवटा साहिब नगर में उनका 358वां प्रकाश पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और देखिए तस्वीरें देखिए आप जरा। इस अवसर पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अखंड पाठ भी किया गया। अखंड पाठ का भोग 6 जनवरी को सुबह 10 बजे होगा। 6 जनवरी को रागी जत्थे, ढाली जत्थे, कथा प्रचारक गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन पर प्रकाश डालेंगे। कर रहे थे ना गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व का, तो देखिए आपको बता दें, समर्पित नगर कीर्तन निकाला गया और किस भव्यता से ये उत्सव मनाया गया है, हम तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, गुरु नगरी पांवटा साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का 358वां प्रकाश पर्व था, जिसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बारे में और भी आपको जिक्र करें, देखिए आप तस्वीर देखिए और खबरें भी मैं आपको थोड़ा पढ़ के भी सुना देती हूँ। तस्वीर के जरिए आप इस दिन का महत्व समझ पाएंगे। तो देखिए, सिखों के 10वें गुरु खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव पर आपको सिखों के अनूठे स्कूल से रूबरू हम करवा रहे हैं। हम तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के में आपको बता दें कि 8A गांव में स्थित इस स्कूल में घुड़सवारी, तलवारबाजी और गतके की शिक्षा होती है वो निःशुल्क दी जाती है। और गुरु गोविंद सिंह की लाडली फौज, इनके सिर पर पगड़ी होती है और इसके साथ चक्रतोला होता है, कलगी होती है, नीली दस्तार होती है, कमर से बंधा केसरिया सिरोपा होता है, हाथ में दुमाला होता है, खंडा, बर्छा और तलवार, ये सब उनके अस्त्र होते हैं। कुछ ऐसे ही सज धज कर घोड़े पर सवार होकर, देखिए कुछ वक्त बाद देखिए घोड़े भी जो होते हैं ना, वो निकलती है फौज, इसे हम फौज कहते हैं, उसे निकाला जाता है। इस बीच देखिए बर्छी आप देख पा रहे होंगे, जो लड़ने का तरीका है, जो युद्ध कौशल है, वो उनमें साफ तौर पर आपको नजर आ रहा होगा। देखिए हम तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं। देखिए आपको बता दें, लाडली फौज जिसे हम कहा गया लाडली फौज, देखिए 1699 के पंच प्यारों को बाणी दी जो इन्हें संभाले। वहीं निहंगों ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी बैसाखी के दिन 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। उस वक्त उन्होंने पंच प्यारों की पर अपना बाड़ा बाड़ी देते हुए कहा कि निहंग सिख वही जिन्होंने बाड़ा बाड़ी को संभाल के रखा है। इन्हें ही गुरु की लाडली फौज कहा गया। इतिहास में मुगलों, अंग्रेजों के साथ कई लड़ाइयों में निहंगों की शौर्य गाथाएं देखने को मिली हैं और ये इस बात की तस्दीक भी करता है। मर्यादा का जिक्र किया गया। देखिए मर्यादा से आप तात्पर्य समझिए, घोड़ों की यदि हम जिक्र करते हैं, यानी कि जो घोड़ों पर चला जाएगा तो घोड़ों पर नंगे पैर ही बैठते हैं। रात 1 बजे उठकर सबसे पहले उनकी सेवा होती है और ये तरीका होता है जिसका निर्वहन आज भी किया जाता है। देखिए जत्थेदार बाबा बलबीर सिंह ने बताया कि एक निहंग की जिंदगी में घोड़े बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और मर्यादा बनाए रखने के लिए हमेशा घोड़ों पर नंगे पैर ही चढ़ा जाता है। रात में एक निहंग सिख हमेशा घोड़ों के पास रहता है। अमृत वेला में 1 बजे
बेला में रात 1 बजे सबसे पहले घोड़ों की सेवा होती है। फिर इसके बाद जिक्र आता है दीक्षा का, उसका क्या महत्व होता है वो भी आप समझ लीजिए। हर निहंग सिख को देते हैं ग्रंथों की दीक्षा। तो जैसे कि मंत्र गुरु मंत्र मिलता है, संत गुरु मंत्र देते हैं, ऐसे ही वहां पर दीक्षा दी जाती है, जिसमें बलवीर सिंह बताते हैं कि 12 साल में यहाँ काफी निहंग गत के घुड़सवारी ग्रंथों की दीक्षा ले चुके हैं। घुड़सवारी ग्रंथों की दीक्षा लेने के बाद एक निहंग हर आपदा के लिए तैयार रहता है, यानी कि भविष्य में यदि देश की रक्षा की बात आती है, भविष्य में यदि समाज की रक्षा की बात आती है, तो ये निहंग हमेशा से पुरजोर तरीके से तैयार रहेंगे। और किस तरीके से ये युद्ध कला जो है, वो युद्ध कला की जो तस्वीर है वो हम साफ तौर पर देख पाते हैं। तो फिलहाल देखिए, आपको बता ही रहे हैं प्रकाश पर्व का क्या महत्व होता है। चलिए खबरों के सिलसिले को अब आगे बढ़ा लेंगे। नंदू गैंग के 7 बदमाश दबोच लिए गए हैं, जिसमें 5 पिस्टल, 2 लाख नगद, कार बरामद हुई है। तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी है। तो फिलहाल देखिए, नंदू गैंग का जिक्र किया जा रहा है और नंदू गैंग के तमाम जो गैंगस्टर हैं उनको धर दबोचा गया है। तो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है। तो इस खबर को अलग अलग अखबारों ने जगह दी है। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कपिल नंदू गैंग के 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया। 4 शातिर अपराधी इसमें शामिल है। आरोपियों के पास से हथियार का जखीरा बरामद हुआ और एक बड़ी हत्या की साजिश को नाकाम कर दिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में प्रमोद उर्फ मोदी, जितेश उर्फ जीतू, सूरज अनिल राठी और इसी के साथ साथ आपको बता दें सुनील उर्फ सोनू, सचिन उर्फ नितिन उर्फ मोटा, देशांत शर्मा उर्फ गोली इसमें शामिल है। तो नंदू गैंग के जो 7 बदमाश हैं, इनकी सरगर्मी से तलाश की जाई थी, इनको धर दबोचा गया है। तो फिलहाल लगातार इस खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं कि ये जो गैंगस्टर हैं, जिनकी काफ़ी लंबे अरसे से ढूंढाई चल रही थी, इनको सर्च किया जा रहा था, आखिरकार ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। तो फिलहाल देखिए, नंदू गैंग जिसने किस तरीके से हाहाकार मचा रखा था, इस गैंग को अब पकड़ लिया गया है और इसी के साथ साथ पुलिस ने एक ऑपरेशन चलाकर इन बदमाशों को पकड़ा है। हालांकि ये पुलिस के लिए भी कई दिनों से एक रहस्य बन गया था, इनको सुलझाना, इस गुत्थी को सुलझाना पुलिस के लिए भी बहुत दिक्कतें हो गई थी। और इसी के साथ आपको बता दें कि फिलहाल नंदू गैंग के जो 7 बदमाश हैं, इनको दबोच लिया गया है। तो चलिए अब खबरों के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए बात कर लेंगे ठंड की। दिल्ली में कोहरे के चलते 51 ट्रेन लेट हो गई हैं। कई उड़ानों पर इसका सीधा असर हुआ। पंजाब की रातें शिमला से भी ठंडी रही हैं। पारा 10 डिग्री के नीचे है। आज बारिश के आसार भी देखने को मिलेंगे। तो लगातार आपको बता दें, ठंड जो है अब अपने शबाब पर आ चुकी है। हर जगह ठंड ने दस्तक दे दी है और इस वजह से कोहरा लगातार जारी है। हम आपको भी बता रहे हैं, चाहे बात ट्रेन की हो, चाहे बात रेलवेज की हो, या फिर उसके अलावा हम आपको बता दें कि उड़ानों की हो, तो 12 उड़ानें रद्द हुई हैं। और देखिए, दिल्ली में कोहरे के चलते 51 ट्रेन लेट हो गई हैं। कई उड़ानों पर असर हुआ है, तो दृश्यता शून्य होने के कारण 51 ट्रेनें विलंब से चल रही हैं। कई उड़ानों के समय में बदलाव कर दिया गया। अधिकारियों ने जानकारी दी कि मौसम विभाग विज्ञान IMD के एक अधिकारी ने कहा कि पालम में भारतीय समय के अनुसार सुबह 4 बजे से लेकर लगभग 7:30 बजे तक शून्य दृश्यता रही है, लेकिन 8 से 13 किलोमीटर प्रति घंटे गति से रवैया जो हवा है वो पूर्वैया भी चलेगी। तो फिलहाल देखिए और क्या कुछ कहा। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी लगातार हो रही है। बारामूला में तंगमार्ग रविवार को बर्फबारी हुई है। 5 दिन में जम्मू कश्मीर में 2 बार बर्फबारी हो चुकी है। पंजाब की रातों का जिक्र किया जाए तो पंजाब की रातें देखिए वो शिमला से भी ठंडी रही हैं। पारा 10 डिग्री से नीचे आया। आज भी बारिश के आसार बन रहे हैं। तो पंजाब हिमाचल के पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया और इसी के चलते पंजाब के अमृतसर बटाला में रविवार को बारिश हुई। आज भी हल्की बारिश की संभावना जाहिर की जा रही है। इसके साथ मौसम विभाग के अनुसार पूरे दिन बादलों का डेरा होगा। हिमाचल में भी आज बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया। रविवार को पंजाब में सुबह और शाम कोहरा छाया हुआ है। नवा शहर रात में सबसे 6.6 डिग्री सेल्सियस रहा है। तो फिलहाल यदि हम ट्रेनों का जिक्र करें तो आपको बता दें, घने कोहरे के चलते फ्लाइट के संचालन में परेशानी आ रही है और कोहरे से दृश्यता चूंकि शून्य हो गई है, विजिबिलिटी शून्य हो गई है। 51 ट्रेनें रद्द हो गई हैं, धीरे चल रही हैं और 129 ट्रेनों को
इनके समय में फेरबदल किया गया। 6 उड़ानों को रद्द ही कर देना पड़ा। विजिबिलिटी पर इसका असर है। हालांकि जो मौसम विशेषज्ञ हैं वो ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी जो ठंड का असर है वो लगातार बना रहेगा, इसीलिए आप तैयार रहिए आगे आने वाली ठंड से निपटने के लिए। क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही है, इसका असर मैदानी एरियाज में साफ तौर पर नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। महाकुंभ का जिक्र हो जाएगा। महाकुंभ में एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो ने संभाल ली अपनी कमान। देखिए, आतंकी मंसूबों को नाकाम करने की पूरी कोशिश यहां पर है। उनके मंसूबों को किस तरीके धराशायी किया जाएगा, इसकी अब कमान संभाली है एनएसजी और ब्लैक कैट कमांडो ने। कहीं कोई परिंदा भी पर न मार पाए, कहीं इस कुंभ में कोई दिक्कतें ना हो, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई है। और इसी को लेकर प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं हमारे तमाम जो राज्य के अधिकारी भी हैं या पुलिस अधिकारी हैं। उन्होंने किस तरीके से महाकुंभ में अब एंट्री कर ली। देखिए, अब ये भी कहा गया कि चूंकि महाकुंभ जो है उसका स्तर काफ़ी बड़ा होगा और कई ऐसी संभावना भी जाहिर की गई थी कि कई दिक्कतें ना आए। अब महाकुंभ जो लैस होगा वो पूरी तरीके से तैयारियों से लैस होगा। महाकुंभ में एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो ने अपनी कमान संभाली। देखिए, हम तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं और देखिए इसको और भी आपको डिटेल में बता देते हैं। 5 सदस्यीय 4 टीमें होंगी तैनात। देखिए, 1 नहीं 2 नहीं 5 सदस्य होंगी, 5 जिसमें मेंबर्स होंगे। ऐसी 4 टीमें तैनात की जाएंगी। 2 हेलीकॉप्टर साथ में वो लेके आए हैं। इसके अलावा शुरू से ही जो मेले की निगरानी है उनके ऑब्जर्वेशन में रखी जाएगी। तो फिलहाल देखिए, आपको बता दें K9 के स्क्वाड भी इसमें शामिल होंगे। मेले में इस बार एनएसजी कमांडो का K9 का दस्ता भी शामिल होगा। अफसरों ने बताया कि यह दस्ता दोहरी विशेषता रखता है। कैसे, जरा जान लीजिए। दुश्मन पर हमला करने के साथ साथ इस दस्ते को इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी कि IEED का पता लगाकर उसे कुछ ही क्षणों में निष्क्रिय करने में महारत हासिल है। और ये दस्ता विस्फोट के बाद विश्लेषण के लिए भी विशेष रूप से प्रशिक्षित होता है। तो यानी कि A9 स्क्वाड इसे महारत हासिल है अपने काम में, उसको तैनात किया गया। महाकुंभ में आतंकी मंसूबों को नाकाम करने के नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG ने मोर्चा संभाला है और देश को सर्वोच्च काउंटर टेररिज्म एजेंसी 200 ब्लैक कैट कमांडो से लैस किया गया है। 50 सदस्यीय 2 टीमों ने मेले में पहुंचकर अपना मोर्चा संभाला है। 2 टीमें हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंची। मेले में अब पैनी नजर यानी कि पूरी पर आइज रखी जा रही, कहीं कोई अप्रिय घटना न घटे, इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। महाकुंभ को लेकर आतंकी धमकी पहले देखने को मिली थी, उसी धमकी को थोड़ा संगीनता से लिया गया, संजीदगी से लिया गया है और अब तमाम कमांडोज को तैनात किया गया है। फिलहाल आपको बता दें, प्रत्येक में 50-50 ब्लैक कमांडो शामिल होंगे। ये कमांडो आतंकी वारदातों से निपटने में प्रशिक्षित हैं। 2 टीमों ने मेले में पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया है। 2 टीमें हेलीकॉप्टर से पहुंची हैं। अफसरों ने बताया कि एनएसजी की टीमें अपने चॉपर के साथ चलती हैं। हमेशा एनएसजी की जो टीमें होती हैं वो अपने चॉपर के साथ उड़ान भरती हैं। एनएसजी कमांडो बिना हथियार के भी दुश्मन को मार गिराने में सक्षम होते हैं। मेले में तैनात होने वाले एनएसजी कमांडो एंटी ड्रोन अभियान के साथ साथ रात में चलने वाले काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन को आसानी से अंजाम दे सकते हैं। तो साइबर अटैक से भी पुख्ता की जाएगी, प्रशांत किशोर ने कहा है। देखिए, डीजीपी ने कह दिया है कि महाकुंभ को साइबर अटैक से बचाने के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। यानी कि हर जगह से, चाहे वो जमीन से नजर रखने की बात हो, चाहे वहां आसमान से नजर रखने की बात हो, हर जगह पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था है जहां परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। लालू प्रसाद का जिक्र कर लेते हैं। लालू के साथ वाले ऑफर पर नीतीश ने कहा कहीं नहीं जाएंगे हम। और देखिए, कई बार बोल चुके हैं नीतीश कुमार। हालांकि ये भी बता दें आपको, जैसे जैसे मकर संक्रांति आती है वैसे वैसे कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो आबो हवा होती है बिहार की वो करवट ले लेती है। और यही एक बड़ी बात है जब लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि हम तो पलके बिछाकर इंतजार कर रहे हैं, सारी गलतियां हम उनको माफ भी कर देंगे। तो सारी गलतियां धो भी देंगे हम, बशर्ते उनको अब आना होगा। फिलहाल देखिए, लालू यादव के ऑफर पर साफ तौर पर आपको बता दें, नीतीश ने कह दिया है कि देखिए हम तो कहीं नहीं जा रहे, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम कहीं जाएंगे। तो फिलहाल इस खबर को अलग अलग तरीके से जगह दी गई है। फिलहाल आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू यादव का ऑफर ठुकरा दिया। उन्होंने अपना बयान दोहराते हुए कहा कि वह 2 बार गलती से उनके साथ चले गए थे। देखिए, बता दिया, ये तो गलती की थी मैंने, उनके साथ जाना गलती थी। अब गलती थी क्योंकि राजनीति में
सब कुछ निश्चित नहीं होता, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वो अपने पुराने साथियों के साथ हैं और बिहार की जनता के लिए काम कर रहे हैं। कहा कि सरकार ने महिलाओं के लिए काम किया है और मतदान के समय लोगों को इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए। प्रगति यात्रा के दौरान मुजफ्फरपुर में नीतीश ने लालू के ऑफर का जवाब देते हुए कहा, हम 2 बार गलती कर चुके हैं, सबके साथ मिलकर चलें। अब उनका साथ हमने छोड़ दिया, पुराने साथियों के साथ हैं और अब उन्हीं के साथ मिलकर हम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल आपको बता दें, बिहार के सीएम नीतीश बोले 2 बार गलती हो गई है, उन लोगों के साथ हम चले गए थे, हमसे गलती हुई, अब हम ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। अब देखिए, आपको बता दें, नीतीश कुमार रविवार को प्रगति यात्रा के दौरान रविवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने एक बार फिर से ये क्लियरफाई कर दिया, स्पष्टीकरण दे दिया है कि वह एनडीए में ही रहेंगे। यानी कि आप कई मर्तबा कह दीजिए कि मैं दल बदलू हूं, बदल जाता हूं, लेकिन अब मैं वापस वहीं रहूंगा। तो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ऑफर का भी संदेश के जरिए जवाब दिया। नीतीश ने कहा कि हम 2 बार गलती से उन लोगों के साथ चले गए थे, लेकिन अब इधर आ गए हैं। कहा कि बिहार में कुछ नहीं किया, महिलाओं के साथ कोई काम नहीं किया। नीतीश कुमार ने 2005 के पहले की कानून व्यवस्था पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उन लोग यानी कि विपक्ष ने कोई काम नहीं किया, शाम होते ही घर से बाहर नहीं निकलता था। हमने लोगों ने अगड़े पिछड़े, अति पिछड़े, महिला पुरुष मुसलमान सभी विकास के लिए तरसते रहे हैं। तो रिटायर्ड अधिकारी चला रहे हैं सरकार, नीतीश रिटायर्ड हो चुके हैं। आपको पता होगा कि आरजेडी के जो तेजस्वी यादव उन्होंने इस तरह का बयान दिया था। हालांकि अब देखिए, साफ तौर पर नीतीश ने इनकार तो कर दिया मीडिया के सामने, लेकिन इनकार क्या वाकई में इनकार ही है, ये देखने वाली बात होगी। चूंकि हमने पहले भी कहा ना कि जैसे जैसे मकर संक्रांति आती है, जो राजनीति की आबो हवा है बिहार की, वो जरूर बदलती है। देखने वाली बात होगी कि लालू प्रसाद यादव ने क्या यूं ही हवा में कह दिया था, नीतीश कुमार ने यूं ही मना कर दिया, या कुछ अंदर खाने पक रहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात होगी बस्तर की। मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर हो गए हैं, एक पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले की सीमा पर अबूझमाड़ के जंगल में पुलिस नक्सलियों के बीच शनिवार देर रात मुठभेड़ हुई है। तो फिलहाल देखिए, एक बार फिर से मुठभेड़ की खबर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से आई है। और इस बीच आपको बता दें कि दंतेवाड़ा नारायणपुर जिले की अबूझमाड़ जंगल में पुलिस नक्सलियों के बीच शनिवार देर रात मुठभेड़ हुई, जिसमें डीआरजी जवान प्रधान आरक्षक सन्नू कारम शहीद हो गए हैं। तो फिलहाल कुछ साल पहले नक्सलवाद छोड़ दिया था और पुलिस में उनकी भर्ती हुई थी। उनकी पोस्टिंग दंतेवाड़ा में हुई थी। सर्चिंग के दौरान जवानों ने मौके से नक्सलियों के शव, AK-47, SLR जैसे हथियार बरामद किए। उनकी पुष्टि बस्तर के IG सुंदरराज P ने की है। तो फिलहाल देखिए, इस खबर को अलग अलग तरीके से छापा गया है और छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सलियों को मारने का जो अभियान है वो चल पड़ा है। आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव में साफ तौर पर अमित शाह ने इस बात का जिक्र कर दिया था कि 6 महीने के अंदर हम नक्सलवाद की समस्या को जड़ से खत्म कर देंगे। और देखिए, हुआ भी कुछ ऐसा ही। लगातार आपको बता रहे हैं कि 200 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिरा दिया गया है। कितने ही नक्सली नक्सलवाद को छोड़कर मेन स्ट्रीम में शामिल हो गए हैं। देखिए, बस्तर से खबर है ये बड़ी, मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर, एक पुलिसकर्मी का भी बलिदान हुआ है। तो फिलहाल देखिए, खबर आपको बता ही रहे थे, आगे भी ये जंग जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने बात कही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सुरक्षा बल नक्सलवाद के खिलाफ बेहद मजबूती से लड़ रहे हैं। नक्सलियों का जड़ से सफाया होने तक लड़ाई जारी रहेगी। पुलिसकर्मियों ने बलिदान पर दुख जताते हुए कहा कि हेड कांस्टेबल सन्नू करम का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन नक्सलवाद एक गंभीर समस्या है, इसको लेकर केंद्र सरकार पुरजोर तरीके से पूरी कोशिश कर रही है कि नक्सलवाद को जड़ से खत्म किया जाए। बढ़ते हैं आगे, कोस्ट गार्ड का चॉपर पोरबंदर में क्रैश हुआ, 3 क्रू सदस्यों की मौत हो गई है। दैनिक भास्कर, अमर उजाला, तमाम अखबारों ने इस खबर को वजह दी है। लेकिन गुजरात के पोरबंदर एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल वहां पर तटरक्षक बल का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। भारतीय तटरक्षक बल का हेलीकॉप्टर AHL एडवांस लास्ट हेलीकॉप्टर ध्रुव रूटीन उड़ान पर था। इस दौरान वो हादसे का शिकार हुआ। हादसे में क्रू के सदस्य थे, 3 मेंबर्स थे जिनकी मौत हुई है। क्रू के सदस्यों की को जली हालत में अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हुई। फिलहाल देखिए, इस खबर को, जो कि काफ़ी दुखद खबर है, इस खबर को थोड़ी और जानकारी में आपको समझा देते हैं। प्रशिक्षण उड़ान के दौरान, यानी कि जो प्रशिक्षण उड़ान था, उस दौरान प्रैक्टिस चल रही थी और बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के अब आदेश जारी कर दिए गए हैं। गुजरात के पोरबंदर में भारतीय तटरक्षक बल ICG का ध्रुव हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसकी तस्वीर में हम आप तक पहुँचा रहे हैं।
किस तरीके से दुर्घटना का शिकार हुआ है ये। आईजीसी ने बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं। आईजीसी के मुताबिक नियमित प्रशिक्षण उड़ान के दौरान ALH-MK3 हेलीकॉप्टर CG-859 रविवार दोपहर 12:15 पर पोरबंदर एयरपोर्ट के रनवे पर उतरते वक्त दुर्घटनाग्रस्त हुआ। यानी कि जब ये रनवे पर उतर रहा था उस वक्त दुर्घटनाग्रस्त हुआ, आग इसमें लग गई। जो मृतकों की पहचान हुई है वो कमांडर JG सौरभ, डेप्यूटी कमांडर SK यादव, नाविक मनोज प्रधान के रूप में हुई है। देखिए दुखद क्या है, दुखद ये भी है कि 4 महीने पहले भी इस तरह का हादसा हो चुका है। तो 2 सितंबर 2024 को पोरबंदर के तट के पास में ही ध्रुव हेलीकॉप्टर अरब सागर में गिर गया था। आपको याद होगा, वो तस्वीर भी हमने आप तक पहुंचाई थी। हादसे में चालक दल के 3 सदस्यों की मौत हो गई थी। हालांकि अब देखिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के आदेश जारी कर दिए गए हैं कि क्या ध्रुव में ही दिक्कत है, ऐसा पता लगाया जाएगा, क्योंकि इससे हमारे जो मेंबर्स हैं वह भी मारे जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। ओयो के होटल में अविवाहित जोड़ों को नहीं मिलेगा प्रवेश। कंपनी ने मेरठ से इसकी शुरुआत कर दी है। देखिए खबर को जगह दी गई है, वाकई में काफी बड़ी खबर है और इस खबर को लेकर संज्ञान में लिया जाना उतना ही लाजमी। होटल और ट्रैवल बुकिंग सेक्टर की दिग्गज कंपनी ओयो अविवाहित जोड़ों के लिए नियमों में संशोधन किया। अब ओयो में अविवाहित जोड़ों को कमरा नहीं दिया जाएगा। इसके बाद अब पति पत्नी होटल में कमरा ले पाएंगे। ओयो ने मेरठ से इसकी शुरुआत करते हुए भागीदारी होटल्स के लिए नई चेक इन नीति लागू करी है। संशोधन नीति के मुताबिक सभी जोड़ों को चेक इन करते वक्त अपने रिश्ते का वैध प्रमाण देने के लिए कहा जाएगा। इसमें ऑनलाइन की गई बुकिंग भी शामिल है। कंपनी ने कहा कि ओयो ने अपने भागीदार होटल्स को सामाजिक संवेदनशीलता के साथ तालमेल बिठाते हुए अपने विवेक के आधार पर अविवाहित जोड़ों की बुकिंग को अस्वीकार करने का अधिकार दिया। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि यदि आपको उन्हें रूम नहीं देना तो आप रूम मत दीजिए, इसके लिए आप फ्री हैं। तो देखिए इस खबर को जगह दी यहाँ पर। मेरठ ओयो में अनमैरिड कपल्स की नो एंट्री है। शुरुआत जो कंपनी है उसने यहाँ से की। तो फिलहाल देखिए आपको बता रहे हैं ट्रैवल बुकिंग की दिग्गज कंपनियों में से शुमार है ओयो, जो कि कम वक्त में ही काफी लंबी उड़ान छू चुकी है। मेरठ से पार्टनर्स होटल के चेक इन की पॉलिसी शुरू कर दी है। इसके अनुसार अविवाहित जोड़ों का चेक इन की इजाजत नहीं दी जाएगी। सिर्फ पति पत्नी जो है होटल्स के रूप में जा पाएंगे। और यदि आपको ऐसा लगता है, कुछ फिशी लगता है, तो आप जो उनके पार्टनर्स हैं होटल्स, उनको आप हटा सकते हैं। इन्होंने कहा कि इसके लिए आप पूरी तरीके से आप एक्शन ले सकते हैं, इसके लिए आप फ्री हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। अब देखिए क्या कहा गया है। ओयो उत्तर भारत के प्रमुख पावर्थ शर्मा ने बताया है कि पावर्थ शर्मा ने कहा कि हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, लेकिन साथ ही हम कानून प्रवर्तन और नागरिक समाज समूह की बात और सुनने, उनके साथ काम करने की जिम्मेदारी को भी पहचानते हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी समय समय पर इस नीति और इसके प्रभाव की समीक्षा करती रहेगी। तो फिलहाल उन्होंने कहा कि देखिए ये बहुत लाजमी हो जाता है कि सामाजिक समरसता बनाई रखें और कहीं दिक्कतें ना हो, इसलिए इस तरह का फैसला लिया गया। हालांकि आपको याद होगा कि बीच में कई मरतबा इस तरह की खबरें उठी कि ओयो जो कि बहुत कम कीमत पर जो कमरे हैं वो सुलभ करवा देता है, इसीलिए इसका काम जो है अनैतिक कार्यों के लिए होता है। और ये बात काफ़ी लंबे अरसे तक मीडिया में भी रही और लोगों के सामने भी आई। तब ओयो पे कई सवाल खड़ा उठना लाजमी हो गया था। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि ओयो ने मेरठ से इसकी शुरुआत करी है, आगे इसे कैसे एक्सटेंड किया जाएगा और लोगों की क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भारत ने 10 साल गवाई बॉर्डर। गावस्कर ट्रॉफी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है। अमर उजाला ने, दैनिक भास्कर ने इस खबर को जगह दी है। तो फिलहाल देखिए आपको बता दें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंत हो चुका है और इसी के साथ साथ इस अंत के साथ ही इस ट्रॉफी को भी अपने हाथ से खो दिया है भारत ने। तो फिलहाल देखिए ऑस्ट्रेलिया 10 साल के बाद सीरीज हारे हैं, तो फिलहाल अपने नाम किया है। और देखिए ऑस्ट्रेलिया से 10 साल के बाद सीरीज हारे हैं और ये काफ़ी बड़ी खबर है। और
बड़ी तरजीह और बड़ी तरीके से इस खबर को जगह छापा गया। टीम इंडिया लगातार तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी रिटेन करने से चूक गई है। तो फिलहाल देखिए थोड़ा और तफसील से बता दें, हालांकि जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनके लिए खबर अच्छी नहीं है, लेकिन समझना भी होगा। हालांकि आगे चैंपियंस ट्रॉफी भी है, उस पर भी हमारी नज़र रखिएगी। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया 6 विकेट से जीत गया है। सीरीज 3-1 से परिणाम कर ली है। WTC फाइनल में दोनों टीमें तय हो चुकी हैं। पराजय के कारण क्या रहे, ठीक है, खोज हो गया। अब देखिए पराजय के कारण क्या है, उस पर जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कह रहे हैं। सिडनी में टॉस जीतकर बैटिंग चुनना आत्महत्या की तरह था। हरी घास और सीमिंग कंडीशंस ने भारतीय बैटर्स का काम तमाम कर दिया। भारत पहले से ही दबाव में आ गया, यानी कि बैटिंग को चुनना दबाव था। दूसरी बात, सीमिंग कंडीशंस के जरिए कमिंग, स्टार्क व बॉलैंड में निरंतर प्रेशर बनाए रखना। भारत की तरफ से बुमराह अकेले किला लड़ाते रहे और ये भी कहा गया कि अनोखे स्लिंग एक्शन के कारण वर्कलोड से शरीर पर असर पड़ सकता था। घायल होकर तब बाहर हुए जब उनकी सख्त जरूरत थी, यानी कि साफ तौर पे आपको बता दें बुमराह यानी कि घायल हो गए, उनकी जरूरत टीम को बहुत थी। तीसरा, हमारे बड़े बड़े सितारे रहे इस सीरीज में, बुझे वो नजर आए। रोहित शर्मा की बात कर ली जाए, विराट कोहली की बात करी जाए, गिल जैसे मैच विनर नहीं बन पाए। चौथा, स्पिन पिच। जी हाँ, स्पिन पिच पर न्यूजीलैंड ने हमारे घर में धोआ। सीमा फ्रेंडली पिच पर कंगारू ने पोल खोल दी। इतने पैसे सुविधाएं देकर कोच व सपोर्ट स्टाफ रखा जाता है, क्या उनका काम तकनीक को सुधारना नहीं है? ये भी बात कही गई है। टीम की मानसिकता T20 शैली की ऐसी हो गई। अब देखिए ये सबसे बड़ी बात है जिसे समझना होगा, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज में शांति से सुकून से खेला जाता है, लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आपकी जो मेंटलिटी है वो T20 जैसी हो गई है। तो T20 के हिसाब से आप खेलेंगे तो उस फॉर्मेट पे कैसे खेल पाएंगे जिसमें आपको लंबे समय तक पिच पर टिकना है। तो कई खामियां जो हैं वो एक्सपर्ट्स गिना रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि क्या इन खामियों से सबक लेकर आगे जो चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है उसमें क्या आप कमाल दिखा पाएंगे। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। सोरोस को सर्वोच्च पुरस्कार मिलने पर भड़के हैं रिपब्लिकन और इस पर भद्दा मजाक बताया। देखिए इस खबर को तमाम अखबारों ने जगह भी दी है और एलन मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के अरबपति फाइनेंसर जॉर्ज सोरोस पर प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित करने के लिए तीखी आलोचना की है। तो फिलहाल देखिए इस खबर को जगह दी। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार मस्क और सोरोस को अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान दिए जाने से वो शर्मनाक कहा गया। तो फिलहाल देखिए अब ये मसला आगे क्या तूल पकड़ेगा, देखने वाली बात होगी। चलिए इसी के साथ सुर्खियां अखबार की में अभी के लिए बस इतना ही।